नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में, जहां पर हम आपको लगातार 10th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और हमारी 1 से लेकर के और 5 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई और मैंने 6 को छोड़ दिया है बीच में। 7 एक्सरसाइज करवा दी है और पीछे से एक 13 और एक 14 यानी सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों प्रश्नावली हो गई हैं। इसका मतलब ये है, अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 और 14 यानी 3 और 3, 6 और 2, 8 प्रश्नावली कंप्लीट है मैथमेटिक्स की। और आपकी कंप्लीट जो प्रश्नावली है वो 14 है, यानी अब आपकी 6 एक्सरसाइज और बची हैं जो आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैथ्स न्यू सिलेबस के नाम से 2024-25 मैथ्स न्यू सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रत्येक प्लेलिस्ट में वीडियो में पार्ट भी डले हुए हैं। जैसे कोई सी प्रश्नावली के, जैसे एक एक्सरसाइज में शुरुआत करवाता हूं तो उसका पार्ट, जैसे आज ये त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का ये पार्ट नंबर 1 है। पहला जो पार्ट है उसमें मैं बेसिक कराता हूं, प्रश्नावली कोई सी भी हो, बेसिक समझना जरूरी हो जाता है यदि आपको मैथमेटिक्स समझनी है जड़ से, तो मजबूत यदि करनी है आपको तो। कारण क्या है, कभी कभी हम डायरेक्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने पहुंच जाते हैं और हमको छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता। उन्हीं छोटी चीजों को क्लियर कराने के लिए मैं लगातार यहां अथक प्रयास कर रहा हूं आपके साथ में। आज त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और त्रिकोणमिति के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले तो कि ये है क्या। ये 3 भुजा, ये 3 कोणों की माप है। 3 भुजा या 3 कोणों की क्या है, माप है त्रिकोणमिति। ये इसका अर्थ है। अंग्रेजी में इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर 3 भुजा होती हैं साहब त्रिभुज की। 3 भुजा किसकी होती है साहब, त्रिभुज की। और त्रिभुज के बारे में जो अपन यहां हम अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिर्फ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज। किसके बारे में साहब, समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका न्यून कोण, एक होता है आपका समकोण और एक होता है आपका अधिक कोण। यानी कि 90 डिग्री से जो कम का कोण है वो तो न्यून कोण, जिसका मान 90 डिग्री हो वो समकोण, और 90 डिग्री से अधिक का जो कोण है वो हो जाता है साहब अधिक कोण। यानी कि ये 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ते हैं अपन। बात आ रही है समझ में मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनिए। हम यहां त्रिकोणमिति में 3 भुजा या 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे साहब, समकोण त्रिभुज। बात तो त्रिभुज की करेंगे लेकिन त्रिभुज में बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज में हम, जैसे ये समकोण त्रिभुज है आपका, मैं बना दूं यहां पर। समकोण त्रिभुज है तो सीधी सी बात है, इसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा साथियों। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक आपने छोटी क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय, अपन इसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, चाहे पाइथागोरस प्रमेय बोलो चाहे फिर बोधायन प्रमेय बोलो, बात एक ही है। ये क्या होती है, बोधायन प्रमेय क्या होती है, तो सुनिए मेरी बात। ये समकोण त्रिभुज है, इसके बारे में हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। आप लास्ट तक इस क्लास को देखिए, मैं सारे सूत्र यहीं से निकालूंगा आपको। त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो उसका भी इसी से संबंध है। बस आप धैर्य बनाए रखिए और क्लास के अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से आज त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी आपकी। तो मैं बात कर रहा हूं साहब इसकी, तो ये 90 डिग्री का कोण है।
90 डिग्री के सामने की भुजा होती है साहब कर्ण। ये त्रिभुज के मैंने लिख दिए ABC, कोण बी यहां कितने डिग्री का है साहब? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ये न्यून कोण है साहब थीटा। न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है ना वो होता है साहब लंब, इसको मैं बोल रहा हूं न्यून कोण। और ये जो शेष तीसरी भुजा है वो क्या होगी साहब? आधार। तो ध्यान दीजिए, समकोण के सामने की भुजा को अपन बोलेंगे कर्ण, न्यून कोण के सामने की भुजा को अपन बोलेंगे लंब, और शेष तीसरी भुजा को अपन बोलेंगे क्या? आधार। तो इन तीनों में अपन एक संबंध पढ़ते हैं, और वो संबंध क्या है साहब? वो संबंध है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर आप ये जो है इससे आप लंब का मान भी निकाल सकते हो, आधार का मान भी निकाल सकते हो। यदि आपको लंब का स्क्वायर चाहिए तो कर्ण के स्क्वायर में से आप आधार के स्क्वायर को घटाएंगे। यदि आपको आधार का स्क्वायर चाहिए तो आप कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाएंगे। यानी कि ये तो दोनों इन्हीं में से निकले। मेन सूत्र है साहब ये कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण इसकी ये सबसे बड़ी भुजा होती है साहब, ये इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। बात समझ में आ रही मेरी? आ जाइए। तो अब हम एक तो ये पाइथागोरस प्रमेय नोट कर लो आप, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहां पर अब हम कुछ आपको पाइथागोरस त्रिक के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं सब? पाइथागोरस त्रिक, जो आपने कक्षा 8 में पढ़े और कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि छोटी क्लासों का अध्ययन यदि ठीक ढंग से हो जाए तो बड़ी क्लासों में जाने में समस्या नहीं होती पढ़ाई करने में। पाइथागोरस त्रिक में क्या है कि हमको हमारे पास एक तो होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है साहब। आप ध्यान करो, बीच की एक भुजा आपको दे रखी होती है तो वो आप 2m या 2x ऐसे बराबर लिखते थे। एक भुजा हो जाती थी कर्ण m स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी भुजा हो जाती शेष लंबे आधार जो भी बचता है m स्क्वायर माइनस 1। ये निकालते थे अपन ऐसे। जब एक भुजा दे दे तो कर्ण, यदि एक भुजा को दे दे तो कर्ण और आधार या कर्ण और लंब इन दोनों का मान निकालते थे। कक्षा 8वीं की एक्सरसाइज है ये, 5 प्रश्नावली वर्गमूल वाली। अब सुनो, हम यहां पर बात कर रहे हैं पाइथागोरस त्रिक की, तो यहां कुछ त्रिक लिख रहा हूं मैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85। एक और है इसके साथ, इनका दुगना करते हैं बस। 6 8 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब सबका दुगना नहीं करना है इसे, मैं सिर्फ इसी का बता रहा हूं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे कर्ण हैं। बड़ा जो मान है ना ये कर्ण का ही होता है समकोण त्रिभुज में। अब इन दोनों में से शेष ये लंब और आधार ये फिक्स कहां से होंगे? ये फिक्स होंगे सब न्यून कोण से। न्यून कोण जो होगा ना आपको, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम का जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। यहां से आप अंदाजा लगाएंगे कि इसके सामने की भुजा लंब अब ये है या ये है, बची तीसरी भुजा वो अपने आप हो जाएगी। जैसे अगर ये लंब है तो ये आधार और ये लंब है तो ये आधार। तो फिक्स क्या है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो 90 डिग्री के सामने की होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब और शेष तीसरी भुजा क्या होती है साहब? आधार। अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं साहब इनके अनुपातों के बारे में। किसके बारे में? अनुपातों के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं साहब त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब सुनो मैं क्या बात कर रहा हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात अपन 6 पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। वास्तव में तो ये त्रिकोणमिति के शब्द है ही नहीं। त्रिकोणमिति के शब्द थीटा लगने के बाद में है, क्योंकि त्रिकोणमिति यानी थीटा, कोण, कोण पर है। हकीकत तो ये है साहब कि साइन जो है ना, साइन, साइन का मतलब ये साइन ये होता है, इसका मतलब ज्या होता है। ये कोसाइन होता है, इसका मतलब कोज्या होता है। ये टेंजेंट होता है, इसका मतलब स्पर्शजा। और ये होते हैं फिर व्युत्क्रम। इनके शब्द में सिर्फ व्युत्क्रम लगा देंगे। जैसे कोट है वो टेन का होता है, ये टेन का व्युत्क्रम स्पर्शजा हो जाएगी। ये सेक कोस का होता है और कोसेक होता है सब किसका, साइन का। यहां पर हम इनके अनुपातों के बारे में किस प्रकार से पढ़ेंगे तो सब देखो, एक बहुत बहुचर्चित ये ट्रिक है लाल बटे कक्का की। और लाल बटे कक्का को हम किस प्रकार से बहुचर्चित फॉर्म में पढ़ते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं साहब कि ये शुरू में है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है और ये क्या है, कोसेक थीटा। अब इन पर इस प्रकार से लिखने के बाद में अब यहां हम क्या करेंगे, हमसे कोई पूछे साहब कि साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा यहां लिखा है, ऊपर एल नीचे के, एल अपॉन के। एल फोर लंब, के फोर कर्ण, ए फोर आधार। यहां अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी ए अपॉन के, और टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी सब एल अपॉन ए। देखो कॉस ए अपॉन के, ठीक है, टेन एल अपॉन ए। इसके बाद में अपन लिखें कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगी ए अपॉन एल। सेक, भाई कॉट यहां लिख रहा है तो ए पहले और एल नीचे, बिल्कुल व्युत्क्रम। सेक के अपॉन ए, और कोसेक थीटा ये हो जाएगी के अपॉन एल। यदि आपको ये तीनों याद हैं तो आप व्युत्क्रम कर सकते हो। साइन का व्युत्क्रम होता है साहब कोसेक, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है साहब, कोसेक। कॉस का होता है साहब सेक, और टेन का होता है क्या, कॉट। ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं। और ध्यान दीजिए एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं आज, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे मैं गणित में कोई संख्या लिख दूं, दो, दो का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम के लिए हम किसी संख्या को एक के बटे में लिखते हैं, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/2। और मैथमेटिक्स में एक नियम है कि कोई भी संख्या और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक आता है। 2 से 2 कटेगा, बोलो 1 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। इनको आप नोट कर लो। मैं ये बोल रहा हूं साहब कि व्युत्क्रम संख्या मान के चलो, जैसे 100 है और 100 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/100, तो 100 से 100 कटेगा, क्या आएगा, 1। आप कुछ भी बोल दो, x, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, तो x से x कटेगा, क्या आएगा, 1। इसका मतलब साफ है साहब, गणित में कोई भी संख्या और उसका व्युत्क्रम, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है साहब। अब आ जाइए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। उससे पहले इस चीज को ध्यान रखना, भूलिएगा नहीं कि गणित में कोई भी संख्या और उसका व्युत्क्रम, इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको याद दिला दूं, गणित में कोई भी संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम, इनका गुणनफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। मैथमेटिकल कोई भी नंबर और उस नंबर का व्युत्क्रम, खुद संख्या और उसका व्युत्क्रम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। मैं बात कर रहा हूं साहब कि आपने अभी कहा है कि साइन थीटा
और कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो फिर इनका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल आएगा साहब। मैं बात कर रहा हूं साहब कोस थीटा और सेक थीटा, ये व्युत्क्रम है, इनका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल आएगा साहब। मैं बात कर रहा हूं साहब टेन थीटा और कॉट थीटा, इनका व्युत्क्रम क्या आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल आएगा साहब। अब ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या, संबंध है, आपको पता है ये तो, इनको तो अपन याद करने की जरूरत है ही नहीं। ये तो साहब हमको नियम पता है ना कि साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। आप इनको कैसे भी ध्यान कर सकते हो, ठीक है। साइन के साथ में कोसेक, कॉस के साथ में सेक और टेन के साथ में कॉट को। जैसे मैं यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा? यहां आएगा साहब 1 बटा कोसेक थीटा। भाई साइन का मान निकालेंगे तो कोसेक का इसमें भाग लगेगा, और अगर कोसेक का मान निकालूं तो अब साइन का भाग लगेगा। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? आप पर यदि ये संबंध आता है ना कि साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होता है, तो आप साइन बराबर 1 बटा कोसेक और कोसेक बराबर 1 बटा साइन आराम से निकाल सकते हो। यहां भी वही है, कॉस थीटा ये होता है 1 बटा सेक, यदि सेक निकालें तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैं यहां से यदि टेन का मान निकालूं 1 बटा कॉट, और कॉट का मान निकालूं तो 1 बटा टेन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब आ जाइए, मैं यहां पर और विशेष बातचीत करूं आपसे, तो अब इससे आगे ये तो हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो क्या हुए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात ही है। व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम, अनुपात तो पिछला था, ये हो गए व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध, संबंध क्या है? मतलब वो खुद ये साइन और इसका व्युत्क्रम, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। कॉस इसका व्युत्क्रम का गुणनफल 1, टेन इसका गुणनफल 1, ये है इनमें संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध बता दिया, और अब इनमें सब एक और होता है। क्या होता है? वो होता है इनके त्रिकोणमितीय वर्ग संबंध। क्या होता है साहब? त्रिकोणमितीय वर्ग संबंध। देखिए स्क्वायर रिलेशनशिप होती है इनमें, और वो क्या होती है देखिए साहब, वास्तव में ऐसी होती है कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इनमें संबंध होता है साहब। अब ये संबंध क्या होता है? ये वास्तव में ऐसा होता है क्या? चेक करो आप, होता है या नहीं होता। आपने अभी पढ़ा है साहब, ये एल अपॉन के होता है, पढ़ा है ना? ये पढ़ा है साहब, ये ए अपॉन के होता है, पढ़ा है। ये कह रहा है साहब इनका वर्ग करो, ए लो। अब इसका मान वास्तव में एक आता है क्या? ये एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के स्क्वायर इसका लेस है, यहां तो बचेगा एल स्क्वायर और यहां बचेगा ए स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर, और नीचे भी के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब इनका संबंध वास्तव में 1 होता है। ये देखो सेक थीटा बराबर क्या पढ़ा था साहब हमने? सेक थीटा बराबर पढ़ा था साहब के बटा ए। टेन पढ़ा था साहब एल अपॉन ए। बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये इसके वर्ग की बात कर रहा है।
किसकी बात कर रहा है? वर्ग की। और इनमें माइनस का चिन्ह है, इनमें किसका चिन्ह है? माइनस का। आप कैसे पता लगाएंगे कि वास्तव में इनका मान एक कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है? तो ये होगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इनका ए स्क्वायर लेस आएगा, यहां तो क्या बचेगा? के स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? एल स्क्वायर। कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे तो आपको अभी संबंध बताया था मैंने, ए आधार का वर्ग आता है और नीचे भी आधार का वर्ग है, कटेगा कितना आएगा? एक। वो के वो ही कंडीशन इसमें है। इसमें अपन के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसका लेस है एल स्क्वायर, यहां के स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका एल स्क्वायर और नीचे भी एल स्क्वायर, तो इसका मान भी कितना आएगा? एक आएगा। इसका मतलब साफ है सब कि वास्तव में इनकी जो निष्पत्तियां हैं वो कोई रटी रटाई या कोई मंत्र सिद्धि द्वारा नहीं बनाई गई, ये व्यवस्थित रूप से इन सब चीजों के प्रूव हैं, बशर्ते हम उन चीजों तक जाना नहीं चाहते। और यदि हम प्रत्येक चीज की जड़ तक पहुंचे तो चीजों को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए फिर मैं यहां से यदि आपसे बोलूं साहब, पक्षांतरण जो गणित में नॉर्मल करते हैं, सूत्र नहीं है, देखो ये संबंध है, सूत्र तो है ही नहीं इसमें, ये संबंध है इसके। हम जबरदस्ती सूत्रों को रटवाए जाते हैं बच्चों को। देखिए, तो मैं साइन स्क्वायर का मान निकालूं तो ये कॉस उधर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यदि यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो ये साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन करूं तो 1 माइनस कॉस, कॉस करूं तो 1 माइनस साइन। इधर आ जाओ। मैं यदि सेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये 1 प्लस क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। और यदि मैं बात करूं आपसे टेन स्क्वायर थीटा की, तो देखो टेन उधर जाएगा, हमको ये प्लस का चाहिए, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का, और एक इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, एक तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और टेन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र, इसको बोल देते हैं अपन के ये सूत्र हो जाता है, जबकि है तो ये संबंध ही इनमें, और संबंध भी सूत्र ही है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और अगर मैं यहीं से कॉट स्क्वायर निकालूं तो वही संबंध, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन संबंध हैं इनमें, आप चाहे इनको सूत्र बोलो चाहे संबंध बोलो, लेकिन आप पर ये आनी चाहिए। तीन संबंध गुणनफल वाले और तीन ही संबंध वर्ग वाले, इनसे अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। दो मान और बताऊंगा, उनको साथ ही लिखा देता हूं कि सब टेन थीटा का मान साइन कोस में होता है साइन बटा कोस, और टेन का उल्टा कॉट होता है, इसलिए अपन कॉट का साइन कोस में मान लिख देते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सब इनका ही मान आप साइन कोस में क्यों लिखा रहे हो? बचे कुचे चारों के क्यों नहीं? बचे कुचे चार क्या बची हैं बताओ? साइन कॉस सेक और कोसेक, यही बची है ना। कोसेक होता है साहब साइन के रूप में 1 बटा साइन, सेक होता है 1 बटा कोस, तो इनके संबंध तो हैं साइन कोस में, ये तो खुद ही साइन कोस है, इनके नहीं थे तो लिखा दिए। साइन कोस में संबंध प्रत्येक के हैं। तो ये हुए आपके कुछ यहां पर इनके त्रिकोणमितीय संबंध। और अब हम साहब इसके एक पड़ाव की ओर और लेकर चलते हैं आपको, जहां से आपके छोटे प्रश्न आते हैं हर बार पेपर में। और गुरुदेव आपसे बोलते हैं कि ये सारणी है, ये आपके काफी नंबर कंप्लीट करवा के जाएगी, तो उस हिसाब से मैं आपको अब अंतिम चरण में इस त्रिकोणमिति की सारणी को करवा रहा हूं साहब। आपको यहां पर एक सारणी बनानी है मेरे साथ साथ। यहां मैं 6 रेखाएं खींच रहा हूं, 6 अनुपातों की। ठीक है सब, 1 2 3 4 5 6, 0 30 45 60 90। वैसे तो 90 से ऊपर भी होता है, लेकिन हम यहां जो अध्ययन करेंगे
वो सिर्फ करेंगे सब 90 तक, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का अधिकतम जो वैल्यू है वो अपन 90 डिग्री पर ही लेकर चल रहे हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है साहब? 90 डिग्री का। अब यहां पर मैं लिख देता हूं डिग्री और रेडियन, और नीचे है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है सर। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है साहब, ये हुई आपकी कंप्लीट सारणी की व्यवस्था। इस प्रकार से आपको एक सारणी बना लेनी है, और इस सारणी को पीछे जब भी आपका एग्जाम शुरुआत हो ना, तो अपन इस सारणी को बना लेंगे। और यहां पर मैं इसको रेडियन में भी अगर इसका मान लिखूं तो पाई जो होता है ना सब, पाई की वैल्यू होती है 180। पाई की वैल्यू कितनी होती है सब? 180। तो यहां पर तो ये डिग्री और रेडियन ये दोनों बराबर हैं, इसका मान तो 0 होगा। मैं 30 को ऐसे लिख दूं पाई बाई 6, पाई बटा 6, 180 बटा 6, 6 3 18, बोलो 30 ही आया है। मैं इसको ऐसे लिख दूं पाई बाई 4, पाई बटा 4, 180 बटा 4, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, 45 यार। इसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 6, और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। ये मान हो गए साहब इनके रेडियन, ये मान हो गए इनके रेडियन। अब आ जाइए, चलो इनको नहीं मिटाता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। साइन की जो वैल्यू होती है ना सब, साइन की जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट क्या है? वो कंप्लीट आप ऐसा करेंगे, पहले यहां 0 1 2 3 4, 4 तक आप गिनती लिखेंगे। अच्छा, इसमें हम भाग देके चलते हैं सब 4 का। किसका? 4 का, क्योंकि हमारे पास 4 ही चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब सुनिए, फिर हम इन सब का वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल के आगे 2 चिन्ह होते हैं। आप यहां एक प्रश्न कर सकते हो मेरे से कि सब, अब यहां पर मैं प्रश्न ओनली यहां धनात्मक वैल्यू लूंगा, ऋणात्मक वैल्यू नहीं लूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या प्रश्न कर सकते हो साहब, अंडर रूट आपने लगा तो दिया, लेकिन अंडर रूट के आगे 2 चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम प्लस का ही क्यों ले रहे हैं, कारण स्पष्ट करता हूं आपको। ये 4 चतुर्थांशों में सब यहां 0 से 90 तक के कोण होते हैं, यहां पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। एक रूल होता है, आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, ASTC। यहां S का मतलब है साइन, ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये कॉस और कॉस का उल्टा सेक। यानी इसमें ये दोनों धनात्मक होंगे, दूसरे में, तीसरे क्वाड्रेंट में ये दोनों धनात्मक, और चौथे में ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव वैल्यू होती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 तक, दूसरा होता है आपका 90 से अधिक और 180 से कम, तीसरा होता है साहब 180 से अधिक और 270 से कम, चौथा होता है 270 से अधिक और 360 से कम। ये इनके त्रिकोण मान होते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इनकी, तो देखो ये 90 तक ही है, तो 90 तक तो सब के सब धनात्मक होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, 0/4 का मतलब होता है 0, और 0 का वर्गमूल आएगा सब 0। 1/4 तो इसका तो 1 और 4 का 2, ये हो गया मान बराबर, ये लो 1/2। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट रहा है। 1 का तो 1 और 2 का कुछ नहीं होता, तो इसको अंडर रूट में लिख दो। 4 का 2 होता है, 3 का कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। 4 से 4 एक बार कटेगा, और 1 का कितना होता है साहब? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है।
अब देखिए, इन मानों को आप पलट करके वापस रिटर्न उल्टा कर दीजिए। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब बात आती है साहब इस tan की। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो tan है ना वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि इसका अनुपात। तो ऊपर 0 नीचे 1, 0/1 मतलब क्या होता है 0। यहां पर साहब 1/2 और बटे में √3/2, 2 से 2 कटेगा, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा √3। यहां देखो ये कंप्लीट कटेगा, बटे में है 1/√2 से 1/√2 कितनी बार, एक बार। यहां 2 से 2 कटेगा तो ऊपर √3 और नीचे 1, तो 1 को लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 1 और नीचे 0। अब सुन लो, यदि 0 में कोई संख्या का भाग देते हो तो 0 आती है, लेकिन यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आता है आपका अपरिभाषित वैल्यू। यानी कि 0/1 का तो मतलब 0 होता है, 0 में भाग देने का और 0 का भाग देने में बहुत फर्क है। 0 में भाग देंगे तो 0 और 0 का भाग देंगे तो ये अपरिभाषित। कॉट का जो मान है वो tan का उल्टा होता है, उसको अनंत को यहां ले आओ, √3 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, 1/√3 और 0। ये sec साहब इसका व्युत्क्रम होता है cos का, दूसरे नंबर का। उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करने क्या करते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं। अब 1 को 1 के बटे में लिखेंगे तो वो तो 1 ही आना है। इसका उल्टा कर दो, √3/2 का हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा कर दो, √2/1 हो जाएगा, तो 1 नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इधर इसका उल्टा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 नहीं, सॉरी, देखो यहां पर इसका 1 का उल्टा करा 1, इसका ये, तो मैंने यहां ये मान ले लिया। इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब मैं बता रहा हूं 1 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0, और जब बटे में 0 हो तो फिर मान अपरिभाषित। इसको आ जाओ अपरिभाषित, 2/√3 √2, यहां पर देखो ये 2/√3 कैसे लिख दिया, ये मान इसका लिख दिया मैंने, 1/2 का हो जाएगा 2/1। ठीक है, और यहां वैल्यू आएगी 2, ये गड़बड़ हो गया। एक मैंने इसका उल्टा लिख दिया साइन का, जबकि लिखने थे कॉस के। तो इसका ये √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 1/0 का अनंत। यहां अनंत, फिर यहां 2, यहां √2, और इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सब √3, सॉरी ये हो जाएगा 2/√3। देखो ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, ये यहां पर और एक यहां पर। ये आपके कंप्लीट त्रिकोणमिति के 30 वैल्यू हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पंजे 30 मान है। इस सारणी को आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि आप आराम से, अगर आपने 2 बार भी 3 बार भी प्रैक्टिस कर ली ना इसकी, तो आप इसको आराम से सीख जाओगे। ये अभ्यास करने से आएंगी चीजें, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। आप 2-3 बार इसको बनाओगे, मैंने जो भी तरीका बताया उस तरीके से बनाओगे, तो आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको देख करके कंप्लीट बनाना, एक बार में नहीं बने दोबारा बनाना, दोबारा नहीं बने फिर दोबारा कोशिश करना। आप इसका पीछा मत छोड़ो, क्योंकि इससे संबंधित सवाल 100% आपके आएंगे। छोटे छोटे सवालों में पूछता है, मान sin 60 का मान sin 60 √3/2। ठीक है, इस प्रकार से यदि मान पूछ ले। दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूं आपको इसमें, कि जैसे साइन और कॉस 90 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। आ जाओ, एक नई चीज बताता हूं इसमें से आपको मैं। जैसे साइन 30, तो साइन 30 का जो मान है ना सब, अब 30 में अपन कितना जोड़े, 90 होगा 60, यानी कॉस 60 की वैल्यू यही है। देखो साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक, ये 90 डिग्री पर इनकी वैल्यू बराबर हो, यही कारण है। देखो 45 45 90,
45 45 90 और 45 45 90 इनके मान बराबर है। मैं यहां आपसे पूछूं कि साहब tan 60 की वैल्यू √3 है। अब देखो ये आप उतार लेना, अब मैं इसमें थोड़ा रफ कार्य कर रहा हूं। ये 60 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमको चाहिए cot 30 की वैल्यू। अब 30 जोड़ने पर ये 90 हो जाएंगे, बोलो होंगे नहीं होंगे? तो यही है cot 30 की वैल्यू। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं साहब कि अपन को पता है कि cosec 60 की वैल्यू 2/√3 है, तो अपन यहां 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cosec के साथ क्या आता है? sec आता है, तो sec 30 की वैल्यू भी क्या है? 2/√3 है। एक मान याद है तो दूसरा मान अपने आप टोटल 90 डिग्री, जैसे ये 60 है, ये दे रखा है, ये पता है आपको, इसमें आप 60 का मान है 30 जोड़ दो 90 हो जाएगा। तो ये 30 किसका मान है? इसके विपरीत, जैसे cot का हो गया। इस प्रकार से आप आराम से सारणी को, ऐसे भी नहीं तो शुरुआत में आप सारणी बना लो फालतू के इनकी, अगर आपके समझ में नहीं आ रही बात तो आप जो मैंने बताया है सारणी का प्रारूप, वो पीछे को आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं ना तो रफ कार्य में पीछे की साइड में एक पन्ना आता है, ऊपर रफ कार्य लिख दे तो आप, तो वहां पर इस सारणी को बना सकते हो। जैसे ही आपके मान है वैसे याद नहीं होती तो आप टिप टिप के मानों को रख सकते हैं, सवालों को कर सकते हैं आराम से। ठीक है साथियों, आज मैंने त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में आपसे संपूर्ण चर्चा की, जितना था आपके सिलेबस में। अन्यथा मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, त्रिकोणमिति का बेसिक नहीं होगा क्लियर। लेकिन फालतू ज्ञान से हमको कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ 10th बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है। तो सीमित जितना है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी और बेहतर नंबर, अच्छे ढंग से दिनचर्या, यही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।